हादसा देखकर कई लोग जाए वक़वा की तरफ दौड़े थे। फौरा ही एम्बुलेंस को कॉल कर दी गई थी। चौरंगी पर मौजूद पुलिस ने जल्द ही मामलात संभाल लिए थे। कुछ लोगों ने किसी तरह मजरूब आफान को निकाल लिया था। अगरचा वो खून में लथपथ था लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि फ्रंट सीट के नीचे पड़ा उसका स्मार्टफोन निकालने वाले की तरफ किसी की तवज्जो नहीं गई थी। लोग जख्मी के गिर्द घेरा डाले खड़े थे। पुलिस के एहलकार लोगों को जख्मी और मरी तड़ी कार से दूर रहने की हदायत दे रहे थे कि सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई थी। _ डॉक्टर आफान मकोस सवालिया अलामत वाविन मिस्टर एंड मिस जुबैद अतला मिलते ही अस्पताल की तरफ दौड़े थे। आफान को गाड़ी के नंबर से शनाख्त कर लिया गया था। परेशानी की वजह से उबैद साहब के मुंह से अल्फाज भी पूरे नहीं निकल रहे थे। पेशेंट की हालत काफ़ी क्रिटिकल है, फौरा ऑपरेशन करना ज़रूरी है। आप प्लीज़ ये पेपर्स साइन कर दी। डॉक्टर ने जल्दबाजी में फाइल उबैद साहब की तरफ बढ़ाई थी। ये पेपर्स कैसे हैं? उबैद साहब ने परेशानी से पूछा। यही फॉर्मेलिटी है। आपके पेशेंट को जिस हालत में हॉस्पिटल लाया गया है, किसी भी नुकसान की सूरत में हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं होगा। डॉक्टर ने रटे रटाए अल्फाज दोहराए। अगरचा कागजात में भी वही कुछ था जो डॉक्टर की जुबान कह रही थी, लेकिन उबैद साहब ने यूनानी दिल को समझाने के लिए पूछा था, डॉक्टर अगर ये केस आपके बस का नहीं तो हम इसे बाहर ले जाते हैं। मिस सायरा उबैद ने सख्त मगर कपकपाते लहजे में कहा, आई नो मिस जुबैद, आप ये अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपका पेशेंट के पास महल बहुत कम है। इंतज़ार उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है। उसकी बीक बोन में 3 जगह इंजरी हुई है। फौरी सर्जरी न की गई तो अपने नुकसान के आप खुद जिम्मेदार होंगे। डॉक्टर ने मुतहमल मजाजी से जवाब दिया, हमारे लिए उसकी ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ अहम नहीं है। प्लीज़ आप ऑपरेशन शुरू करें। उबैद साहब ने पेपर साइन करके फ़ाइल डॉक्टर के हवाले कर दी थी और सायरा को नज़रअंदाज किया था। डॉक्टर फ़ाइल लेकर पलट गया था। ये क्या कर रही हो तुम? ये शहर के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में से है। तुम्हारे शो ऑफ के शौक में आफान की जान का रिस्क नहीं ले सकता मैं। यकीना इसे अस्पताल लाने वालों अक्लमंदी की जो इसे यहाँ ले आए। मेरे काम में मदद मत करो, मैं संभाल लूँगा सब कुछ। उबैद साहब ने सरगोशियाना लहजे में सायरा को झाड़ा था और सायरा आंसू पूंछते हुए कह रही थी, तुमने देखा नहीं वो ब्लडी फूल कैसी बातें कर रहा था आफान के बारे में, इसकी बीक बोन। मकोस सवालिया अलामत वाविन सायरा से जमला मुकम्मल न किया गया। सब सुन रहा हूँ, मेरे जहान ने अभी काम नहीं छोड़ा। तुम बस अपनी जुबान को आराम दो, फॉर गॉड सेक, ताकि मैं मज़ीद सोच सकूं। उबैद साहब ने एक बार फिर सायरा की तबीयत साफ की थी और परेशानी से इमरजेंसी की तरफ देखा था। _ काम हो गया सर, मरीज को अस्पताल पहुंचा दिया है। सामान का क्या करना है सर? सेलकान से लगाए वो भारी तन व तोश वाला शख्स किसी से हदायत ले रहा था। गिड, सामान आगे पहुंचा दो, तुम्हारा काम बस इतना ही था। तुम्हारे बकायाजात तुम्हें पहुंचा दिए जाएंगे। दूसरी तरफ से हल्के फल्के लहजे में कहा गया, जैसे 2 कारोबारी अफराद गुफ्तगू करते हैं। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं सर? आप तो हमारे मुनई बाप हो, आप बस हुक्म क्या करें। तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो तुम्हारा हक है और मैं किसी का हक रखने वालों में से नहीं। तुम अड्डे पर रहना, फराज आजकल मैं तुमसे मिल लेगा। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। और दूसरी जानिब से मुसक्करा कर राबता मुनक़ता कर दिया गया था। तो तुम अपनी मंजिल पर पहुंच गए मिस्टर कातिल, मती ने ज़रलिब कहा था। अब वो डॉक्टर रहमान का नंबर मिला रहा था। _ 4 घंटे के आसाब शकन ऑपरेशन के बाद आफान को रोम में शिफ्ट कर दिया गया था। एनेस्थीसिया के असरात जब ज़ाइल होने लगे तो बड़बड़ाहटों के साथ आफान ने आँखें खोली थीं, जो अब भी नियम हुनूदा से थीं। इसे मुकम्मल होश में आने के लिए वक्त दरकार था और ये वक्त भी उसने नियम बेहोशी में गुजारा था। उसका जिस्म सफ़ेद हड्डियों और प्लास्टर की जद में था। अगले 12 घंटे उसने इसी तरह गुजारे थे। सुबह की तेज़ रोशनी उसकी आँखों में घसी चली जा रही थी। आफान ने मुश्किल आँखें खोलकर पहले धुंधले से छत को देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके हवास काम करने लगे और इसे याद आने लगा उसके साथ क्या हवा था। उसने सर झटक कर वो सब जहान से झाड़ने की कोशिश की। वो बकवास लम्हा वैसे भी याद करने के काबिल नहीं था। आफान ने गर्दन घुमाकर अतराफ का जायजा लिया। उसकी मुंह तेजी से उठकर पास आई थी। उबैद साहब भी उसकी तरफ मुतवज्जे हुए थे, लेकिन कुछ था जो उसके मुँह बाप के चेहरे पर अजीब और नाकाबिल फाम। माम,
डेड। उसने आफान ने उनके चेहरों पर रकम दास्तान जानना चाहिए थी, लेकिन वो सवाल करने के काबिल नहीं था। सुन, क्या हवा है? मकोस सवालिया अलामत वाविन। आफान की स्विचिंग और कफ स्टोट का शिकार थे। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। उबैद साहब ने उसके हाथ की पश्त थपथपा कर आफान का हौसला बढ़ाना चाहा था। मैं भी यही कहना चाहता हूँ। डोंट वरी, आप लोग टेंशन मत लें, एक एक्सीडेंट ही तो था, मैं ठीक हो जाऊंगा। उसने दर्द में डूबे लहजे में उन्हें मुतमईन करना चाहा था। तुम्हें भूख लगी है? उबैद साहब ने उसका ध्यान बटाना चाहा था। तब इसे महसूस हुआ, उसका मादा बिल्कुल खाली है। उसने कई घंटों से कुछ नहीं खाया था। उसने खुश्क लबों से कहा, लेकिन पहले मुझे पानी चाहिए। आफान ने फरमाइश की, और उबैद साहब असबात में सर हिलाकर चले गए थे। सायरा उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। माम, ये प्लास्टर कब खुलेगा? उसकी वजह से मैं मुंह नहीं कर सकता। आफान ने परेशानी से कहा था। इट्स ओके मेरी जान, फिलहाल तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। सायरा उबैद ने बेटे से नजरें मिलाए बगैर कहा था, और वो बेबसी से कमरे के दरोदीवार तकने लगा था। इंडरस्कोर। आफान का अस्पताल में दूसरा दिन था। सायरा थोड़ी देर के लिए घर गई थी। उन्हें आफान के लिए खाना अपनी निगरानी में तैयार करवाना था, और उबैद साहब की बहुत अहम मीटिंग थी, जिसे भिगताने के लिए वो आपस में थे। आफान को किसी अटेंडेंट की ज़रूरत नहीं थी, स्टाफ नर्स उसका ख्याल रख रहे थे। उसने बोर होकर सेल फोन तलाश किया, लेकिन वो भी फिलहाल उसके पास नहीं था। तंग आकर उसने सामने लगी स्क्रीन को देखा, जिस पर फजूल सा फुटबॉल मैच चल रहा था। वो सख्त बोरियत का शिकार था। तफरीह का कोई सामान उसके पास नहीं था, ऊपर से ये प्लास्टर। आफान की जिंदगी का ये मुश्किल तरीन वक्त था, लेकिन इसे तसली थी कि कुछ अरसे बाद वो पहले की तरह अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। आफान अपने ख्यालों से चौंका। हेलो आफान, दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होने वाले ने कहा था। आफान का ख्याल था सायरा या उसके दोस्तों में से कोई होगा, लेकिन जुनाई उसने आने वाले को देखा उसकी पलकों ने झपकने से इनकार कर दिया। वो उस वक्त अस्पताल के उस प्राइवेट रूम में अपनी इयादत करने वालों में किसी की भी तौक़े कर सकता था, लेकिन जिसकी तौक़े वो मर कर भी नहीं कर सकता था, वही उसके सामने था। हाथों में पहले सूरजमुखी के फूलों का बड़ा सा बके लिए शीश यामीन उसके सामने खड़ा था। नई जिंदगी मुबारक हो। इंडरस्कोर। शीश ने बके उस पर तकरीबा थूकते हुए कहा। तुम। आफान के मुंह से फक्त इतना ही निकल सका, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है। शीश उसकी हैरत नज़रअंदाज कर गया। आज के बाद तुम कोई और जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकोगे, क्योंकि अब तुम उस काबिल ही नहीं रहे। तुम्हारा ये वजूद महज खोखला और अधूरा रह गया है। बिज़ाहिर तुम एक मुकम्मल इंसान हो, लेकिन दरहकीक़त तुम एक अधूरे, नामुकम्मल और सिर्फ नाम के मर्द रह गए हो। शीश के अल्फाज आफान पर बिजली बन कर गिरे। उसकी आंखों में बेयकीनी और खौफ लहराया। शीश उस पर झका और उसकी आंखों में आंखें डालकर गुया हवा। मौत की सज़ा तुम्हारे लिए बहुत कम थी। तुम जिंदा हो तो मेरी वजह से। अब तुम रोज़ जियोगे, रोज़ मरोगे। मैंने तुम्हारा मारा हवा तमाचा निशान समीत तुम्हारे मुंह पर दे मारा है। ये नामिर्दी की जिंदगी तुम्हारा मकदर है। दुनिया के किसी कोने में तुम्हारा इलाज मुमकिन नहीं। मेरी दुआ है तुम बहुत लंबी जिंदगी जियो। हियो आगिडे। उसका गाल थपथपा कर वो ठहरा नहीं। शीश जा चुका था। आफान पर मौत का सख्ता तारी हो गया। एक ऐसा दिन जो तारीकी की हकीकत सूरज की रोशनी में वाज़ करता है। उसके कमरे से गुजर चुका था। आफान पट्टी पट्टी आंखों से हक़ायक़ को समझने की कोशिश कर रहा था। तो ये थी उसके वालिदैन के चेहरे पर फैली सोगवारी। इसे कर्म की आंखों में फैली सरासीमगी याद आई। कुछ वैसा ही तासर उस वक्त आफान के चेहरे पर था। शीश का लफ्ज़ उस पर क़यामतें ढह गया था। वो शीश का कभी यकीन न करता, लेकिन अपने वालिदैन के चेहरों के आईने में वो अपना नामुकम्मल वजूद की तस्दीक़ कर चुका था। आफान के लिए दुनिया जैसे एक बेमानी होकर रह गई। शीश की आंखों से फूटते नफरत के शरारे उसके बयान की तस्दीक़ कर चुके थे। जो कुछ वो शीश के साथ कर चुका था, उसका रद्दमल उस तरह सामने आएगा वो सोच की आखिरी मंजिल पर था। फान की नज़र फरोट बास्केट में रखी तेज़धार छरी पर रख गई। उस जल्द के साथ जेना मरने से ज़्यादा मुश्किल था। इंडरस्कोर। सायरा उस वक्त कार में थीं और उबैद साहब से महव गुफ्तगू थीं। मैं हॉस्पिटल के रास्ते में हूँ, लंच आफान के साथ ही करूँगी। व्हाट द हेल इज़ दिस?
अचानक गाड़ी को झटका लगा था। सामने अचानक एक टीनेजर बाइक लहराता हुआ गुजर गया था। ड्राइवर अगर मुशाक न होता तो एक जबरदस्त हादसा हो चुका था। क्या कर रहे हो? सायरा ड्राइवर पर बगड़ी। सॉरी मैम। ड्राइवर ने माजरत करके जान छुड़ाई थी। सायरा अभी ड्राइवर के साथ ही उलझ रही थी कि दोबारा कॉल आने लगी। सायरा ने बेतवजही से कॉल रेसियो की। इस मकोस सवालिया अलामत वाविन किया। दूसरी तरफ से जो कुछ कहा गया था वो सायरा के होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। वो अफ्तान खैज़ा अस्पताल पहुंची थीं। कॉरिडोर में ही उनकी मुठभेड़ डॉक्टर से हो गई। सॉरी मैम, हमने आपके पेशेंट को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन खून ज़्यादा बहा जाने की वजह से हम उन्हें नहीं बचा सके। इन्होंने अपनी रिस्ट काट ली थी। सायरा गायब दिमागी से डॉक्टर की बात सुन रही थीं। सामने ही बेड पर आफान का बेरूह जिस्म पड़ा था। चादर से झांकती उसकी कलाई पर बैंडेज थी। सायरा छोटे छोटे कदम उठाती उसके सरहाने जा खड़ी हुई। आहिस्तगी से उसके चेहरे से कपड़ा हटाया। आफान की आंखें बंद थीं और चेहरे पर जर्दी थी। उसका लाश ज़दा औजूद देखकर दायरा की चीख निकल गई। इसी लम्हे उबैद साहब भी पहुंच चुके थे। इन्होंने आगे बढ़कर सायरा को बाजुओं में थाम लिया। अंडरस्कोर अजीब लड़का था। किसी बात पर मूड बिगड़ गया होगा और जज्बाती होकर उठा लिया यह कदम। वासिफा पड़ोसियों पर गुजरने वाली क़यामत पर किफ अफसोस मिलकर रह गईं। जो भी हो, बहुत बुरा हवा उनके साथ। अकलूता जवान बेटा, पहले अचानक एक्सीडेंट और फिर ये खुदकुशी। बस अल्लाह उन्हें सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे और सब्र। वासिफा ने आफान की अंदोहनाक मौत पर तबसरा किया। आप ठीक कह रही हैं। अजीब लाबाली सा लड़का था। किसी बात की सेंस ही नहीं थी उसमें। अब ज़्यादा क्या कहूँ, जैसा भी था बहरहाल अब दुनिया में नहीं रहा। मगर बड़ी अजीब बात लगती है और बिज़ाहिर खुदकुशी की वजह भी समझ नहीं आती। लेकिन बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ये उबैद फैमिली के लिए। यामीन साहब ने अपनी राय का इजहार किया। वो कुछ देर पहले ही उसके जनाजे में शरीक हुए थे। जल्द की ज़िंदगी जल्द की मौत, यही चॉइस थी उसकी। शीस ने लाउंज में दाखिल होते ही अपने ज़रीं ख्यालात का इजहार कर दिया, जो यामीन साहब की बात का रद्दमल थे। माँ बाप की सरजनिश करती नज़रों की परवाह किए बगैर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ये शीस को क्या हो गया है, देख रहा हूँ कुछ दिनों से ये अजीब तरह बिहेव करने लगा है। किसी की मौत पर उस तरह का बिहेवियर अच्छा लगता है। वासिफा और यामीन साहब उसकी बात सुनकर हिका बका रह गए थे। मैं खुद हैरान हूँ, पता नहीं इसे क्या हो गया है, अजीब बातें करता है, अजीब तरह बिहेव करता है, अखड़ा अखड़ा रहता है। सरोंट्स के साथ भी बदतमीजी करने लगा है। बलावज जो पुराने गार्ड्स निकाल दिए, नए गार्ड्स के साथ भी बहुत सख्ती करता है। बात बे बात उन्हें डांटता रहता है। कोई ज़रा सा अधर अधर हवज जाए उस बड़ी तरह इसे झड़ता है कि बेचारा घंटों अपनी जगह से हिलने का सोचे भी न। वासिफा उलझन का शिकार थी। मुझे लगता है शीस के साथ कोई मसला है। बात करो उससे और पता करो क्या प्रॉब्लम है। अगर वाकई कुछ मसला है तो इसे सॉल्व करे। उस तरह दूसरों पर फ्रस्ट्रेशन निकालना मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। हमारी ये तरबीत नहीं। यामीन साहब को शीस का अंदाज नागवार गुजरा था। वासिफा ने परसोच अंदाज में सर असबात में हिला दिया। वो खुद भी शीस की तरफ से फिक्रमंद थीं। अंडरस्कोर तुमने क्या किया है उसके साथ? करण ने आफान की खुदकुशी के हवाले से शीस से इस्तफसार किया। वो बुरी तरह उलझी हुई थी और खौफजदा भी। वो यही डेजरो करता था। मैंने तो फिर भी उससे बहुत कम किया है जो उसने किया था। शीस का लहजा नफरत में बजा हुआ था। सच बताओ शीस, उसकी खुदकुशी के पीछे कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं? करण की आवाज़ खदशात से लबरेज थी। पिछले चंद दिनों में वो उस कदर अजीब और नाकाबिल फाम हो गया था कि करण उससे बड़ी हरकत की तौक़े कर रही थी। ये उसकी अपनी चॉइस थी। शीस ने सेल के साथ खेलते हुए जवाब दिया, मगर उसका चेहरा कुछ और ही कहानी सुना रहा था। फिर उसने सेल ऑफ करके एकदम चेहरा उठाया। छोड़ो, दफा करो इसे, वो अपने अंजाम को पहुंच चुका है। तुम अब आज़ाद हो, खलकर सांस लेने और जीने के लिए। आफान नाम की गुलाजत अब तुम्हारे दामन से कभी नहीं लिपट सकती। शीस ने नरम लहजे में करण को तशफी दी, मगर करण की फिक्र कम होने के बजाय बढ़ गई। शीस प्लीज, मुझे सच बताओ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। इतना हवसला नहीं है मुझ में। वो हाथों में चेहरा छपा कर रो दी थी। शीस हटकर उसके करीब आ गया, उसके दोनों हाथ थामकर बोला, ट्रस्ट मी, हमने जितना खोना था खो चुके। अब पाने वक्त है। हर चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो। ऐसा करो, अब तुम सीरियस होकर अपनी स्टडीज पर तवज्जो दो।
ताकि नॉर्मल लाइफ की तरफ आसको। कर्ण यकटक उसका चेहरा देखे गई। वो गैर मामूली हद तक नॉर्मल नजर आ रहा था, जबकि आफान की गैर फितरी मौत कोई छोटा वाकया नहीं था, मगर शीस के लिए वो इतना ही गैर अहम था कि उसको सोचना भी गवारा नहीं कर रहा था। ज्यादा मत सोचो, शीस ने इसे फिर तसल्ली दी थी। तुम्हारी वेकेशंस कब खत्म हो रही हैं? कर्ण ने भी बात बदल डाली। आफान के बाद ये दूसरा मसला था जो इसे परेशान कर रहा था। 10-15 दिन हैं अभी, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं कोशिश करूंगा उस बार तुम्हें साथ लेकर जाऊं। कर्ण की आंखें फिर भीगने लगीं। वो हर बार जब भी उस मौजू को छेड़ता था, उनके दरमियान बड़ी खूबसूरत सी नोक झोंक छिड़ जाती थी, लेकिन अब हालात उन्हें ऐसे मोड़ पर ले आए थे कि वो चाहकर भी कुछ न कह सकी। अपनी ज़ात का एतमाद तो वो खो चुकी थी, अब सिर्फ शीस ही था जो इसे पूरी तरह थामे हुए था। अगर तुम ये सोच रही हो कि मामा न बाबा नहीं मानेंगे तो वो मेरा मसला है। तुम सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखो। तुम्हारी ये अजाड़ हालत मजीद में नहीं देखना चाहता। वो हल्का सा मुस्कुराया था। जवाबा कर्ण के चेहरे पर भी उदासी मुस्कुराहट झलकी थी। दैट्स लाइक मुनई गर्ल। मगर वो कर्ण को तसली तशफी देकर गुड नाइट कहकर उसके कमरे से निकल गया था। अंडरस्कोर, ये क्या है शीस?